नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वन कॉन्सेप्ट प्लस आपका मैनी क्वेश्चंस, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट रहेगा, इनके जितने भी क्वेश्चंस मतलब कि आपके पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका यूनिट नंबर 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके अंदर एक टॉपिक आता है आपका की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर। ओके, तो इस बार 2020 और 21 दोनों में मतलब कि ये की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे और साथ ही साथ ट्रिक के साथ भी याद रखेंगे और फिर जाके हम क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, आप लोगों को सभी को थैंक यू सो मच। क्यों थैंक यू सो मच? बिकॉज 10 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। ओके, मतलब कि 10,000 सब्सक्राइबर हमारी यूट्यूब चैनल पर हो चुके हैं। तो सभी सब्सक्राइबर्स को हमारी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, 1.5 साल की जर्नी में आप लोगों ने मुझे बहुत ही मतलब कि सपोर्ट किया है, मेरे साथ रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, चलिए चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। ओके, तो चलिए, जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं वो सारे बच्चे ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए, बहुत सारे दिनों के बाद हम मिले हैं। ओके, फिर भी यहाँ पर कंडीशन इस तरीके की है, मैं क्लास नहीं ले पा रही। ओके, बिकॉज मैं मायके में आई हुई हूँ। ओके, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे भाई का लैपटॉप लेकर अभी आपके सामने मतलब कि क्लास ले रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए 2 दिन। ओके, मेरा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ से निकलता है, इसी वजह से यहाँ पर रुकना पड़ा है। ट्यूसडे को मतलब कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा, तब तक आप लोगों को मतलब क्लास के अंदर थोड़ा सा मतलब कि एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। ओके, दम लगा के हैसा, और अब की बार नेट जेआरएफ लेकर रहना है। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उन लोगों को एक नई लाइन है हमारी ओर से, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, अगेन दम लगा के हैसा। चलिए, पूरी एनर्जी के साथ सबको बैठना है। चलिए, सबसे पहले 5 की बिहेवियर एंड हेल्पफुल बिहेवियर को जानने से पहले हम देखते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ओके, तो यहाँ पर आपको दो मतलब कि चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे कि की बिहेवियर के और हेल्पफुल बिहेवियर के, मतलब कि जो जन्मदाता होते हैं वो कौन है, किसने इस वर्ड का यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पर मैं दोनों बातों को यहाँ पर डिस्कस करूँगी, क्योंकि जो भी नेट पर मैंने सर्चिंग किया। ओके, तो वहाँ पर मुझे दो चीज़ें देखने को मिले, दोनों को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। ओके, ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी आता है तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि प्रभावी शिक्षण यानी कि इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स के अंदर ये मेथड्स मतलब हम देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि की बिहेवियर है क्या और हेल्पफुल बिहेवियर है क्या। ओके, की बिहेवियर क्या होता है? की का मतलब चाबी, जो मतलब कि हमारा ऐसा बिहेवियर जो क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट होते हैं, है ना, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इस तरीके से टीचिंग, मतलब टीचर जो है वो इस तरीके से टीचिंग करेगा तो बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पाएंगे। ओके, मतलब कि उनकी लर्निंग पर भी इफेक्ट अच्छे से होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग दोनों प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो बिहेवियर इस तरीके का, टीचर का बिहेवियर इस तरीके का होना चाहिए कि वो जो भी कक्षा के अंदर जो कुछ भी पढ़ा रहा है बच्चे को, ओके, किस तरीके से पढ़ाएगा ताकि बच्चे के दिमाग में अच्छे से चीज़ को समझ पाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ओके, वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उन चीज़ों को समझ पाएगा। ओके, और फिर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि बच्चों को किस तरीके से हमें इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। ओके, जब भी टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाता है तब उसके लिए मतलब कि बच्चों को किस तरीके से उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। की बिहेवियर जो है वो टीचर से रिलेटेड, मतलब टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएगा, किस चीज़ों का यूज़ कर पाएगा, कैसे बच्चों को उसकी सक्सेस तक पहुंचा पाएगा। ओके, तो ये हो गई आपकी इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर की बात। और हेल्पफुल बिहेवियर जो है ना, तो वहाँ पर टीचर क्या करेगा, बच्चों को हेल्प करेगा सीखने
सीखने के अंदर। ओके, मतलब कि बच्चा जो सीखने वाला है, लर्निंग बच्चों जो करने वाला है, उसमें टीचर क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा। ओके, तो इसीलिए हेल्पफुल आपको याद रखना है बच्चों से। ओके, स्टूडेंट को हेल्प करने की बात आती है, जबकि की बिहेवियर जो है वो टीचर की एक चाबी है, जो मतलब कि उस चाबियों से टीचर क्या कर सकता है, अपना इफेक्टिव टीचिंग कर पाता है और बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है। ओके, तो बेसिक सा मीनिंग मैंने आपको इन दोनों का समझा दिया है, ताकि आपके मतलब कि क्वेश्चन के अंदर अगर आप कहीं पर भी फंस जाते हो तो अपने मतलब कि दिमाग का यूज करके भी आप आंसर कर पाओगे। ओके, तो इफेक्टिव टीचिंग मेथड के अंदर अगर हम देखें कि रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस जो है उसके अंदर गैरी डी बोरिच, अब ये दोनों यहाँ पर एक और नाम भी आगे आपको मिलेगा, अभी आपको ये नाम याद रखना है, गैरी डी बोरिच। ओके, सबसे पहले बोरिच का ही नाम याद रखना है। ओके, तो गैरी डी बोरिच है, उन्होंने की बिहेवियर को और हेल्पफुल बिहेवियर जो है उनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। ओके, उनके जो भी मतलब उनका रिसर्च बेस्ड जो प्रैक्टिस है उसके अंदर ओके उन्होंने बताया कि टीचर को मतलब टीचर्स जो होते हैं वो किस तरीके से इफेक्टिव हो सकते हैं। ओके, अपनी मतलब कि बच्चों को किस तरीके से वो टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग करा सकता है, बच्चों को किस तरीके से मैक्सिमम लर्निंग करा सकता है। ओके, इसके बारे में यहाँ पर बात की थी किसने, गैरी डी बोरिच ने। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है। ओके, अब आगे देखो कि प्रभावी शिक्षण, देखो ये जो बोरिच है बोरिच ने बताया है कि प्रभावी शिक्षण के पहले की परिभाषाओं में स्पष्ट किया गया था कि शिक्षकों को केवल एक अच्छा व्यक्तित्व, एक रोल मॉडल होना चाहिए जो एक अच्छे नागरिक, अच्छे माता पिता और अच्छे कर्मचारी के लिए आदर्श समुदाय को पूरा करता है। देखो यहाँ पर क्या बताया, पहले की जो भी परिभाषाएं थी ओके, जो भी मतलब कि डेफिनेशंस थी उसके अंदर क्लियर कर दिया गया था, एक्सप्लेन किया कर दिया गया था कि जो भी टीचर होते हैं उनको केवल क्या है, उनकी मतलब कि जो उनके गुड पर्सन होना चाहिए वो ओके, और रोल मॉडल भी होना चाहिए। ओके, रोल मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, टीचर जो होता है वो मतलब स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि मैम हम भी आपकी तरह ही टीचर बनेंगे, है ना, हम भी आपकी तरह ही टीचिंग कराएंगे, तो ये क्या हो गया, आपके लिए मैं रोल मॉडल बन गई, है ना। तो टीचर जो होता है ना वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ वो एक अच्छे नागरिक ओके और गुड सिटीजन एंड गुड पेरेंट्स और गुड एम्प्लॉय के आदर्श समुदाय को वो क्या करता है, पूरा करता है। ओके, ये बोरिच के अनुसार है। यह परिभाषा तब फीकी पड़ गई और इसे एक ऐसी परिभाषा से बदल दिया गया जो एक अच्छे शिक्षक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की पहचान करने के लिए निर्धारित थी। अब देखो पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि टीचर जो होता है ना वो ओनली केवल, केवल का मतलब क्या होता है, ओनली फॉर। ओके, तो मतलब कि ओनली जो टीचर जो होता है ना वो मतलब कि एक उसका मतलब एक गुड पर्सन होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए। ओके, एक गुड सिटीजन होना चाहिए, गुड पेरेंट के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए उसको। ओके, और गुड एम्प्लॉय, पेरेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना क्लास के अंदर आते हैं तो वो मतलब कि टीचर के अंदर अपने मम्मी पापा को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब एक अच्छा माता पिता, अच्छे माता पिता होनी चाहिए, अच्छे कर्मचारी, ये एक पहले की परिभाषा है, डेफिनेशन। ओके, उसके बाद ये डेफिनेशन बदल दी गई और नई डेफिनेशन आई। नई डेफिनेशन के अंदर क्या हो गया भाई, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड किया गया और टीचर की, गुड टीचर की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई। अब जो गुड टीचर की डेफिनेशन दी गई उसके अंदर उनकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, उसका एक्सपीरियंस, उसका एप्टीट्यूड, उसका अचीवमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने में आई। ओके, चलिए उसके बाद देखो हालांकि इन विशेषताओं को मापना मुश्किल साबित होता है। देखो ऑलवेज मैंने साइकोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, जब भी मैंने, मेरी यूट्यूब चैनल है साइकोलॉजी की अलग से, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। ओके, जिनको भी नहीं पता है उनके लिए स्टडी ऑफ साइकोलॉजी जो मेरी यूट्यूब चैनल है वहीं पर मैंने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसी के रिलेटेड पढ़ाई हुई है। ओके, पर्सनालिटी क्या होती है, आपका व्यक्तित्व तो होता है। ओके, कि आपके अंदर जो मतलब कि ऐसे गुण जो पहले से रहते होते हैं। ओके, इतने मतलब कि आपके अंदर ट्रैट होने चाहिए। ओके, कि जो सिलगुण सिद्धांत जिस सिलगुण कहते हैं। ओके, जो सिलगुण आपके अंदर होना चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए कि लगनी चाहिए कि नहीं टीचर है ना।
फिर एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। एटीट्यूड का मतलब होता है मनोवृत्ति। आपके अंदर मनोवृत्ति मतलब कि पहले से जो मतलब कि आपका बोलते हैं ना कि ये रूढ़िवादी लोग हैं, ये मतलब कि थोड़े से लवचिकता धराने वाले लोग हैं, तो ये उसका एटीट्यूड है। ओके, मतलब कि उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो मतलब कि पहले से ही होते हैं। ओके, वो उसके विचार उसके जो भी होते हैं वो पहले से होते हैं। हम बोलते हैं ना किसी को कि ये एक अच्छा पर्सन है, तो अच्छा पर्सन कब उसको हम मतलब कि कह सकते हैं, जब आपने उसको जब जब उसका बिहेवियर देखा तब तब उसका बिहेवियर अच्छा ही था। ओके, और वास्तव में वो अच्छा भी आपको दिखने को मिला। ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप क्या कहोगे, उसका एटीट्यूड है ना। तो मनोवृत्ति जिसको बोला जाता है, एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप देखो तो देखो, पहली बार मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था 1.5 साल पहले की बात करूँ, अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, अक्टूबर 2020 से स्टार्ट किया था, तो तब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मतलब मुझे सिखाना होता था तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी। अभी मुझे कुछ भी सिखाना है तो मुझे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस हो गया। ओके, तो टीचर के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो बच्चों को सिखा पाए। ओके, तो ये एप्टीट्यूड अचीवमेंट भी उसके पास होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। ओके, तो ये परिभाषा डेफिनेशन यहाँ पर दी गई। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये सारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी विशेषताएं हैं, उसको मेज़र करना बहुत ही मुश्किल। किसी का एटीट्यूड मेज़र करना है तो बहुत मुश्किल काम है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से अलग होते हैं, वो अंदर से भी अलग होते हैं ना, उनका बिहेवियर ही अलग होता है। ओके, अगर आप मतलब कुछ दिन तक वो आपके साथ अच्छा सा बिहेवियर करेगा, और फिर अगर मान लो कि आपने उसकी बात नहीं मानी, तो वो क्या करेगा, वो मतलब कि क्या कर सकता है, गुस्से में आकर कुछ भी खराब भी कर सकता है। सामने वाले का मतलब सोचता भी नहीं कि सामने वाले को कितना नुकसान होगा, फिर जाके उसका गुस्सा शांत होगा, तब वो मतलब कि उसके पास सिर्फ मतलब कि पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा ना। तो इस तरीके का मतलब कि बाहर और अंदर दोनों चीज़ें, मतलब उसका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही मतलब कि अलग अलग होता है। तब जाके आपको उसका एटीट्यूड मेज़र करना होता है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एप्टीट्यूड अगर आप मेज़र भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है, प्रॉपरली आपको एप्टीट्यूड नहीं पता चल सकता है। ओके, तो यहाँ पर और एक प्रभावी शिक्षक की परिभाषा में सार्थक योगदान देने के लिए कक्षा में शिक्षक के दिन प्रतिदिन के काम से बहुत दूर। ओके, देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम शिक्षक के दिन प्रतिदिन के मतलब कि डेली का जो उसका मतलब कि क्लासरूम के अंदर किस तरीके का बिहेवियर रहता है, उसको अगर आपको समझना है तो मतलब आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। ओके, अंत में शोधकर्ताओं ने प्रभावी शिक्षण को कैसे परिभाषित किया जाए, इस पर एक सामान्य सहमति बनाई और परिभाषा को कक्षा में शिक्षक व्यवहार के महत्व और छात्रों पर प्रभाव पर प्रकाश डाली। ओके, बहुत सारे मतलब कि लोग थे, उन्होंने मतलब कि यहाँ पर जो भी रिसर्चर थे, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करके उन्होंने यहाँ पर 5 की बिहेवियर एंड 5 हेल्पफुल बिहेवियर को दिया। ओके, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद दिया। ओके, तो ये मतलब थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं 5 की बिहेवियर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेसन क्लियरिटी। ओके, तो आपको लेसन मतलब कि लेसन का मतलब क्या होता है कि जब भी टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाने जाता है तो उसको पहले से ही क्या करना पड़ता है, लेसन प्लान बनाना पड़ता है ना। अब वो लेसन प्लान को वो क्लासरूम के अंदर क्या करता है, क्लासरूम के अंदर उसको मतलब कि यूज़ करता है। तो लेसन क्लियरिटी का मतलब होता है कि पाठ की स्पष्टता, मतलब कि जो पढ़ाना चाहता है वो क्या होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर क्या पढ़ा रहे, बच्चे क्या समझ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बच्चों को और टीचर बोले ही जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेसन जो होता है, पार्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये पहला है लेसन क्लियरिटी। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मतलब कि इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना, टीचर कुछ भी सिखाने के लिए, कोई टॉपिक सिखाने के लिए कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो मतलब कि सिंपल सा इंस्ट्रक्शन मतलब कि देगा तो बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा। अगर वो अलग अलग तरीके से क्या है टीचिंग जो भी मटेरियल्स होता है उसको यूज़ करता है, डिफरेंस मेथड यूज़ करता है, डिफरेंस मतलब कि मान लो कि कभी प्रोजेक्टर से पढ़ाता है, कभी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाता है। ओके,
या फिर मान लो कि कभी कभी वो कुछ ऐसी चीज़ें, मान लो कि मुझे बच्चों को अर्थ के बारे में बताना है कि अर्थ क्या है, कैसा होता है, ओके, पृथ्वी कैसी होती है, वो अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, जो अर्थ का जो मतलब कि मॉडल आता है ना, उसी को मैं मॉडल को बच्चों के सामने डायरेक्टली प्रस्तुत करूंगी और बताऊंगी कि देखो बच्चा, इस तरीके से ये पृथ्वी है और अपनी दूरी पर वो इस तरीके से घूमती रहती है, ओके। तो ये सारा कुछ मैं इस तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगी तो बच्चों को मतलब कि बहुत ही इफेक्टिव लगेगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शनल में क्या होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, अलग अलग विविधता होनी चाहिए, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करो, अलग अलग टीचिंग मटेरियल्स यूज़ करके बच्चों को सिखाना चाहिए, ओके। ना कि एक ही मेथड को यूज़ करके चलो भाई ये कि मतलब लेक्चर दे दिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, टीचर जो भी बच्चे को मतलब कि जो भी सिखा रहा है, समझा रहा है, ओके, तो वो टीचर उनको समझ के सिखाएंगे, ओके। उसके बाद आगे देखेंगे एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के अंदर बच्चों का मतलब कि जुड़ाव भी होना चाहिए, बच्चे जुड़ने भी चाहिए, है ना। ऐसा ही नहीं कि चलो मैं बोलती जा रही हूँ, बच्चे को मतलब कि कुछ आता है कि नहीं आता है वो तो मुझे पता ही नहीं है और बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है, बच्चे जुड़ भी नहीं पा रहे, बच्चों को बोरिंग सा लग रहा है। बच्चे को तो यही लगता है कि कब ये मैडम का लेक्चर जो है ना वो ख़त्म हो और यहाँ से हम भाग के चले जाएं। ज़्यादातर कॉलेजों में यही होता है ना, कॉलेजों के अंदर बच्चे क्या करते हैं, क्यों नहीं बैठ पाते हैं, उनको इफेक्टिव नहीं लगता है क्लास, इसी वजह से वो क्या करते हैं, पिछली बारी से निकल मतलब पिछली खिड़की से निकलकर भाग जाते हैं और घूमने फिरने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर उनका एंगेजमेंट नहीं हो पाता है, मतलब वो जुड़ नहीं पाते हैं क्लासरूम के अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, टीचर जो है वो टीचर को क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट हो, बच्चे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जुड़ पाए, जो भी पढ़ा रहे सिखा रहे उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से वो जुड़ पाए, ऐसा कुछ करना चाहिए, ओके। ऐसा उनका बिहेवियर होना चाहिए। और लास्ट आपका है स्टूडेंट सक्सेस रेट, ओके। स्टूडेंट का जो सक्सेस है, सफलता का दर है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये आपके क्या है 5 की बिहेवियर, इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं, ओके। पहले इसकी ट्रिक मैंने बता दी है लाइट्स, ओके। लाइट्स से याद रखना है। अब देखो लाइट्स, एल का मतलब है लेसन, ओके, लेसन क्लैरिटी, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। आई का मतलब है इंस्ट्रक्शन वैरायटी, जो भी अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ओके। टी का मतलब है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ओके। ई का मतलब है एंगेजमेंट, से याद रख लो, लर्निंग प्रोसेस के अंदर एंगेजमेंट करना जरूरी होता है, बच्चों को एंगेजमेंट होना जरूरी होता है। और एस है सक्सेस का है, लास्ट में हम सक्सेस ही होते हैं ना, तो स्टूडेंट सक्सेस रेट की याद कर लो, ओके। शुरुआत लेसन से होती है, बिल्कुल होती है ना, क्लासरूम की शुरुआत ही लेसन से होती है। एंड कब आता है, जब स्टूडेंट सक्सेस होता है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं लाइट्स, ओके। ये हमारी मतलब क्या है, आपको ट्रिक दे दी हमने, ओके। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग बिहेवियर। हेल्पिंग बिहेवियर देखो, ये जो 5 है ना वो टीचर के रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पर टीचर ही मतलब कि सारा कुछ करेगा। जबकि हेल्पिंग बिहेवियर में क्या होगा कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या करेगा, स्टूडेंट को हेल्प करेगा, ओके। मतलब कि इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा बच्चों को क्लास के अंदर, जो भी पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं, ओके। लर्निंग मतलब कि लर्निंग कराने की कोशिश करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लर्निंग हो, इस तरीके का प्रोसेस करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन, ओके। यहाँ पर टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट के आइडियाज़ जो है उनको लेंगे और उसको कंट्रीब्यूशन करेंगे, ओके। उसके बाद है उसको स्ट्रक्चर करेंगे, जो भी आइडियाज़ देंगे उसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चरिंग करेंगे। ये देखो ये ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो भी पहला जो आता है उसके बाद ही दूसरा आता है। अब यहाँ पर बच्चों ने मतलब कि आइडियाज़ दे दिया, ओके, उनको टीचर ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन कर दिया, ओके। उसको फिर वो स्ट्रक्चरिंग करेंगे, स्ट्रक्चरिंग करने के बाद वो बच्चों को क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे उसी के रिलेटेड, ओके। अब मान लो कि बच्चा यहाँ पर मतलब कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन का
आंसर नहीं दे पाता है, ओके, तो क्या करोगे आप उसको डिटेल्स में ले जाने की कोशिश करोगे और जीरो से लेकर आप उसको पूछते जाओगे। फिर तो इसी को बोलते हैं प्रॉबिंग का मतलब होता है पूछताछ करना, ओके। क्वेश्चन में मतलब बच्चा, मान लो कि बच्चे को समझ नहीं आया या फिर हमने क्वेश्चन पूछा, बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है, तो हम उससे सरल जो चीजें हैं ना उस पर ले जाएंगे और उसको उस सरल चीजों को पूछने की कोशिश करेंगे और सरल चीजों से थोड़ा थोड़ा सा आगे ले जाकर उसका मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके। और उसके बाद आता है टीचर अफेक्ट, ओके। तो मतलब टीचर का कितना अफेक्ट हुआ है वो भी यहाँ पर ज़रूरी है, ओके। मतलब कि टीचर जो है वो बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाएंगे उसमें उनका मतलब कि किस तरीके से, मान लो कि कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं तो उस पार्ट में अपनी मतलब कि जो भी वॉइस है उसको आरोह अवरोह के साथ तालमेल बिठा कर, ओके। अगर मान लो कि कोई पोएम्स पढ़ानी है तो उसको मतलब अच्छे से गा कर पोएम्स को पढ़ाएंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, है ना। अगर मान लो कि कोई ऐसी पोएम है जैसे कि मान लो कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हाँ हाँ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब देखो ये जो पोएम मैंने आपको सुनाई वो मतलब कि गा कर सुनाई। अब इसी पोएम को अगर मैं इस तरीके से सुना दूंगी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। अब देखो इनमें से इफेक्टिव कौन सा लगा आपको? आप बोलोगे मैम पहले आपने जो गाई ना पोएम वो मतलब बहुत ही इफेक्टिव थी और अच्छी भी लगी, है ना। तो यही होता है टीचर अफेक्ट के अंदर आ जाएगा, ओके। मतलब कि बच्चों को जो भी सिखा रहे हैं उसको मतलब कि इस तरीके से अपने हाव भाव, अपने मतलब कि सिखाने में जो आरोह अवरोह आते वो सारी चीज़ों को देखकर हमें यहाँ पर उनको सिखाना है, ओके। तो ये हेल्पफुल बिहेवियर 5 हो गए कि पहला क्या था, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ का मतलब यूज़ करना है, स्टूडेंट जो आइडियाज़ देंगे उसका यूज़ करना है, फिर उसको स्ट्रक्चर करना है, फिर उसी के पर आपको क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन के बाद आप उसमें पूछताछ करेंगे डिटेल्स में ले जाकर और फिर जाके उसको मतलब कि उनको बताएंगे किस तरीके से मतलब कि पोएम को गाई जाती है, पार्ट को बोला जाता है कि यहाँ हाव भाव रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या ट्रिक बता दी, यूज क्यूपीटी, ओके, यूज क्यूपीटी, ओके। यूज से पहला ही आप यूज से याद रख लो, यूजिंग वाला, यूजिंग आइडिया, ओके। फिर एज का मतलब क्या था, स्ट्रक्चरिंग करना है, ओके। हमने स्ट्रक्चर कर दिया, आइडियाज दिए, उसको स्ट्रक्चरिंग कर दिए, फिर हमने क्वेश्चन भी किए, स्ट्रक्चर कर लिया, ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया, फिर पूछताछ भी कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ, ओके। डिटेल्स में पूछताछ कर रहे हैं तो प्रॉबिंग आ गया, ओके। उसके बाद टीचर अफेक्ट को देखेंगे, ओके, कि कितना अफेक्ट यहाँ पर हुआ है, ओके। क्लियर? आई होप ये 5 की बिहेवियर एंड 5 हेल्प बिहेवियर आपको याद रह गए। अब इसको डिटेल्स में पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि आगे वाले जो मैंने बोरिच वाला बताया, अब मुझे एक दूसरा मतलब कि जो रिसर्च पेपर मिला उसके अंदर जो बात बताई कि यहाँ पर अलग से नाम दिए हैं, ओके। तो फिर हम यहाँ पर अलग से भी ये याद रखिएगा। अब देखो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि मैम की बिहेवियर एंड हेल्पफुल बिहेवियर है, इन दोनों के अलग अलग है। नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों के सेम ही है, ओके। आप बोरिच को भी लिख सकते हो। देखो पहले अगर आपके क्वेश्चन के अंदर बोरिच का नाम दिया हुआ है तो आप पहले बोरिच को ही मतलब कि चूज करोगे, ओके। अदरवाइज आपको बोरिच नहीं दिया है और फिर आपको टी गुड एंड जे ब्रॉफी दिया है, तब जाके आप ये सेकंड नंबर पर यूज करोगे, ओके। ये क्या है, सेकंड नंबर पर यूज करोगे। पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर किसको यूज करोगे, बोरिच को यूज करोगे, ओके। तो ये याद रखना है आपको, ओके। अब देखो 1987 में टी गुड और जे ब्रॉफी द्वारा किए गए शोध के आधार पर 5 प्रमुख व्यवहार जो प्रभावी शिक्षण के लिए अनिवार्य हो जाते हैं, ओके। 5 की बिहेवियर दिए हैं जो टी गुड और जे ब्रॉफी दोनों ने साथ में मिलकर कब दिए हैं, 1987 में, ओके। तो दोनों आपको याद रखने हैं, बोरिच और यहाँ पर टी गुड एंड जे ब्रॉफी, ओके। इन दोनों को साथ में याद रखना है, ओके। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखिए मेन बिहेवियर जो होता है ना उसी को हम की बिहेवियर कहते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको की बिहेवियर की जगह पर मेन बिहेवियर दिया है तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, की बिहेवियर ओनली नहीं याद रखना है, मेन बिहेवियर भी याद रखना है। की बिहेवियर है वही मेन बिहेवियर है, ओके। क्लियर?
चले, प्रभावी शिक्षण की प्रारंभिक परिभाषा मुख्य रूप से एक व्यक्ति के रूप में एक शिक्षक की अच्छाई पर केंद्रित होती थी। यही बात हमने आगे बताई ना कि टीचर कैसा गुड है कि नहीं है ना, कि उसके मतलब कि वो गुड पर्सन है कि नहीं, गुड पेरेंट्स है कि नहीं, ये सारी मतलब कि देखा जाता था। ओके, तो फिर और केवल दूसरी कक्षा में उसके व्यवहार पर केंद्रित होती हो। ओके, तो यहाँ पर जो कि क्लासरूम के अंदर उसके मतलब कि बिहेवियर पर ही यहाँ पर क्या दिया जाता था, जोर दिया जाता था कि किस तरीके का मतलब कि वो गुड पर्सन है कि नहीं, उस तरह के। ओके, शिक्षक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की हमने जो कि बात की, आगे भी बात करती बोरिज वाले में भी है ना, कि पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, उसका अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड। ओके, और योग्यता में शिक्षक के व्यवहार से, दृढ़ता से संबंधित नहीं है। ओके, मतलब कि ये सारी चीजें जो है ना, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब चेंज हो रहा है कि ये सिर्फ उसके मतलब कि यहाँ पर स्ट्रांगली उसके टीचर के बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है। ओके, डू नॉट रिलेट स्ट्रांगली। ओके, मतलब स्ट्रांगली रिलेट नहीं है। ओके, चले, अब देखो मैक्सिमम लर्निंग होना चाहिए की बिहेवियर एंड हेल्पफुल बिहेवियर क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम लर्निंग होना चाहिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखो प्रभावी शिक्षण की अधिकांश आधुनिक परिभाषाएं कक्षा में, देखो अभी की जो मॉडर्न हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया के मतलब टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा ना होना चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें टीचर रिलेटेड ही, टीचर सेंटर ही होनी चाहिए। ओके, कुछ चीज़ें स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, कुछ चीज़ें टीचर सेंटर होनी चाहिए। ओके, मतलब टीचर और स्टूडेंट जो है ना इंटरेक्टिव करनी चाहिए। ओके, पारस्परिक संवाद दोनों के बीच में होना चाहिए। ओके, टीचर मतलब पढ़ाता जाता है, बच्चे कुछ पूछते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं, अपनी समस्याएं बताते नहीं है, तो मतलब कि इसमें इंटरेक्टिव नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इन द क्लासरूम दैट इन्फ्लुएंस द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव परफॉर्मेंस टू ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर पैटर्न की पहचान करती जो छात्रों के संज्ञानात्मक, ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम वैसे भी पढ़ते हैं ना, तो किसने दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात किसने की हुई थी, आपको पता है, मतलब कि जीन पियाजे है ना। कॉग्निटिव की बात आती है तो हम जीन पियाजे को याद करते हैं ना, तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात की हुई थी। ओके, तो संज्ञानात्मक भी यहाँ पर उनका मतलब कि प्रदर्शन मतलब कि उनको इफेक्ट होना चाहिए, और प्रभावशाली प्रदर्शन, उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। ओके, चलिए, कक्षा बातचीत विश्लेषण एक शोध पद्धति है जिसमें शिक्षकों और छात्रों की मौखिक अंतरक्रिया पैटर्न को व्यवस्थित रूप से देखा जाता है। देखो यहाँ पर जो भी टीचर और टीचर और स्टूडेंट है उनके बीच में जो भी मतलब कि वर्बल इंटरेक्शन होता है, ओके, उसकी जो पैटर्न है वो व्यवस्थित रूप से यहाँ पर देखी जाती है। ओके, जब भी हम क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, रिकॉर्ड किया जाता है और छात्र के प्रदर्शन से संबंधित होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं 5 की बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ओके, 5 की बिहेवियर हमने याद रखे थे, कौन सी ट्रिक याद रखी थी, लाइट्स है ना, लाइट्स याद रखी थी। अगर बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आ रही है तो माफ़ करना, बिकॉज मैं अभी जितना पॉसिबल है इतना मतलब कि छत पर आकर मैं यहाँ पर क्लास ले रही हूँ। ओके, बिकॉज नीचे तो बहुत बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते। ओके, लाइट्स की बात करते। ओके, लाइट्स में नहीं आपको याद है, LC याद रखवाया था, लेसन से शुरुआत होती है और स्टूडेंट से सक्सेस से खत्म होती है ना। तो लेसन के बाद इंस्ट्रक्शन, वैरायटी, टीचर ओरिएंटेड, जो टीचर टास्क ओरिएंटेड की बात की थी, फिर एंगेजमेंट मतलब कि बच्चों का यहाँ पर जुड़ाव होना चाहिए। ओके, लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और स्टूडेंट सक्सेस रेट लास्ट में। ओके, तो ये 5 आपको याद रखने हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। तो लेसन क्लैरिटी में क्या होता है कि ऑल लेवल पर ऑल लर्नर्स जो होते हैं ना, वो मतलब कि जो भी विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, ओके, उसके स्पष्ट होने चाहिए। ओके, स्टूडेंट के मतलब कि ऑल लर्नर्स के ऑल लेवल पर, ओके, जितने भी लेवल्स हैं आपके टीचिंग के, उन सभी लेवल्स पर ऑल लर्नर्स के जो भी आइडियाज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ओके, फिर आगे देखते हैं कि विचारों को एक स्पष्ट चरण दर चरण क्रम में व्यक्त किया जाना चाहिए। देखो यही बात की थी, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में ये चलना चाहिए। ये जो ऑर्डर है ना,
उसको अगर हम मतलब कि एक स्पष्ट रूप से ओके और किस तरीके क्लियर स्टेप बाय स्टेप उसके ऑर्डर में वो व्यक्त होना चाहिए ओके। उसके बाद वे सरल और न्यूनतम विकर्षण के साथ होनी चाहिए ओके। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ओके। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कि वो मतलब कि किसे देखो सरल होना चाहिए, न्यूनतम विकर्षण वाला होना चाहिए ओके। और मिनिमम डिस्ट्रैक्शन मिनिमम होना चाहिए ओके। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही ओके। अब देखो इसके अंदर टिप्स की बात करें तो यूजिंग एडवांस ऑर्गेनाइजर्स इन बीइंग ऑफ अ लेसन एंड समरी एट एंड ऑफ लेसन आर वेरी हेल्पफुल फॉर क्लैरिटी ओके। पाठ की शुरुआत में जो भी मतलब कि हम अग्रिम आयोजकों का उपयोग करना ओके, और फिर पाठ के अंत में जो भी सारांश होते हैं उसको भी स्पष्ट करना, मतलब कि आपने जो पाठ पढ़ा दिया पूरे पाठ का सारांश भी बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चों को पता चल पाए कि वो कितना पढ़ पाए, कितना सीख पाए, क्या सीखे हैं ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती है। क्लियर? तो लेसन क्लैरिटी के अंदर आपको क्या याद रखना है, ऑल लेवल पर ऑल लर्नर जो है वो मतलब कि उनके जो आइडियाज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। आइडियाज़ भी वो भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर के अंदर ही चलनी चाहिए ओके। और सरल और न्यूनतम ओके, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन एंड कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए ओके। मतलब कि यहाँ पर वो मतलब कि क्या है भाई, बहुत ही इतने कठिन नहीं होने चाहिए कि बच्चे समझ ही ना पाए ओके। क्लियर? चले अब आते हैं इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। अब देखो हमने पार्ट तो पढ़ा रहे हमने ओके, क्लियरली हम पार्ट पढ़ा रहे, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन वैरायटी भी यूज़ करेंगे। बच्चों को जो भी मतलब सिखाना है उसके अंदर अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को यूज़ करेंगे, अलग अलग मेथड से उनको पढ़ाएंगे ओके। तो निर्देशात्मक विविधता की बात आती है तो विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपकरण, टीचिंग टूल जिसको टीचिंग मटेरियल भी बोला जाता है ओके। तो यहाँ पर टूल्स की जगह पर अगर मटेरियल्स वर्ड यूज़ होता है तो आपको यहाँ पर मतलब कि घबराना नहीं ओके। मटेरियल्स ओके, मटेरियल्स। तो मटेरियल्स हो, टूल्स हो ओके, जो भी टूल्स के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हो या फिर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो या फिर अदर कुछ भी, मतलब मान लो कि आप बच्चों को ये सिखाना है कि किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, तो हम उसको मतलब कि एनवायरनमेंट में जाकर ले जाकर पेड़ पौधों को दिखाकर या फिर कूड़े कचरों को मतलब जलाकर, ये सारी चीज़ें हम मतलब उसको डायरेक्टली सिखा पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सिखा पाते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं ओके। तो ये सारे अलग अलग वेराइटीज़ को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा पाते हैं ओके। यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, मटेरियल्स भी आ सकता है ओके, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, स्पेस दे सकते हो, डिस्प्ले ओके, मतलब कि डिस्प्लेस भी यूज़ कर सकते हो ओके। तो अलग अलग वेराइटी से आप उसको क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो ओके। फिर आवाज़ और इशारों से भी कभी कभी सिखाया जाता है ना। जो हम मान लो कि हम प्ले रोल करते हैं ओके, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो कि मुझे फार्मर के बारे में बच्चों को सिखाना है तो मैं फार्मर का रोल मतलब कि करके बच्चों को सिखाऊंगा ओके। तो वहाँ पर मान लो कि मैं बोलती नहीं हूँ और बिना बोले ही मतलब एक्शन से ही बच्चों को सिखा रही है ना, तो वो इशारों से भी हो सकता है, आवाज़ से भी हो सकता है ओके। फिर हम उसको मतलब कि क्या है, रिवार्ड्स देते हैं, पुरस्कार देते हैं, रेइनफोर्समेंट देते हैं ओके। बच्चों को देखो रेइनफोर्समेंट से आपको याद रखना चाहिए, स्किनर को याद कर लो कि प्रबलन का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि बच्चों को मतलब कि हम प्रबलन देते हैं ना तो बच्चे मतलब सीखते। आपके घर में भी होता होगा, आप जब छोटे थे तब आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि अगर तू पहला नंबर लाएगा ना तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा, है ना। तो ये क्या है, ये रेइनफोर्समेंट है ओके। तो रेइनफोर्समेंट में भी विभिन्नता का उपयोग करो भाई। एक ही चीज़ हर बार बच्चे को बोल दी जाएगी कि अगर तू ना पहला नंबर लाएगा तो मैं ना तुझे बॉल पेन गिफ्ट में दूंगा, मतलब कि बॉल पेन भेंट में दूंगा ओके। तो हर बार बॉल पेन की बात करोगे तो बच्चा बोलेगा अब क्या है, हर बार बॉल पेन ही मिलने वाली है ना, तो कुछ भी नहीं सीखना है ना। तो रेइनफोर्समेंट भी जो देते हैं ना उसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, अलग अलग वेराइटी यूज़ करनी पड़ेगी ओके।
यहाँ पर देखो टिप्स दी हुई है। टिप्स में क्या है, प्रश्न करते समय विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करें। देखो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में हम जब भी उसको क्वेश्चन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हमें यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। तथ्य प्रश्न होने चाहिए, ओके, मतलब कि जो भी प्रोसेसिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन होने चाहिए। प्रक्रिया प्रश्नों के जिसको बोले फैक्ट क्वेश्चन, मतलब कि फैक्ट के रिलेटेड जो भी पढ़ाया है उसके रिलेटेड, ओके। अभिसरण कन्वर्जेंट क्वेश्चन होने चाहिए, ओके। डाइवर्जेंट क्वेश्चन होने चाहिए, भिन्न भिन्न प्रश्न जिसको बोलते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के अंदर आ जाती है। क्लियर? चलो उसके बाद बात करते हैं शिक्षक कार्य अभिविन्यास, टीचर टास्क ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या है भाई, एयर स्टार्ट है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ओके। लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लो सब लोगों की, 2 दिन की बात है। टीचर टास्क ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर शिक्षण में लगने वाले समय को अधिकतम करने के लिए अपरिहार्य रुकावटों को जल्दी से संभालना सुनिश्चित करें, सामग्री देने और एकत्र में तेजी करने में तेजी लाए। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि जब टीचर जो है, मान लो कि अब टीचर अलग अलग इंस्ट्रक्शन वैरायटी का यूज़ करते हैं तो उस टाइम जो भी मटेरियल्स बच्चों को देते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए तो फटाफट से उनको देना चाहिए, फटाफट से लेना भी चाहिए। काम भी ऐसा नहीं भी कि सुबह से आपने ड्राइंग करने को दिया तो शाम तक बच्चे ड्राइंग ही करते रहे, ऐसे नहीं। उसके लिए टाइम मतलब फिक्स कर दो कि भाई इतने टाइम में ही बच्चों को ये काम करना है, इतना काम करना है, फटाफट से सामग्री को देना है, लेना है, ओके। तो किस तरीके से मैनेज करना है कि अधिकतम टाइम हम बच्चों को किस तरीके से दे पाते हैं, ओके। एक ही चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, ओके। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट वाला जो भी मतलब आपका आ जाता है वो किस में आएगा, टीचर टास्क ओरिएंटेशन के अंदर आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर देखो पाठों को अच्छी तरह से व्यवस्थित भी करना है, लेसन को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करें, ओके। कभी कभी टीचर इस तरीके से भी लेसन बनाते हैं कि पहले में ना 5 मिनट बच्चों को उनके मतलब उनके पास कितना पूर्व ज्ञान रहा है उसको मतलब चेक करते हो कि प्री नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने जो मतलब इस तरीके से अगर आप टाइमिंग लगाकर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को कि चलो 15 मिनट में बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, 10 मिनट में उसको क्वेश्चन करूँगा, ओके। फिर 5 मिनट में उनका मतलब कि क्या करूँगा, उनके क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा, 5 मिनट में उनका इवैल्यूएशन करूँगा। तो ये सारा पूरी क्लास के टाइम पे पूरा मतलब कि पूरे दिन के दौरान किस तरीके से टाइम को उनको देना है बच्चों को, ओके। और किस तरीके से उनको क्या है बच्चों को कोई भी काम देना है, कोई भी काम उनसे लेना है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, ओके। तो यहाँ पर बी एज प्रिपेयर्ड एज पॉसिबल, ओके। जितना पॉसिबल उतना आपको यहाँ पर प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है फटाफट से। मतलब कि फटाफट से इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के दिमाग में कुछ घुसे ही नहीं और आप फटाफट सामग्री दे दो और ले लो, ऐसा नहीं, उसके दिमाग में भी घुसना चाहिए, ओके। और मतलब कि टाइम भी उसको समझ में आना चाहिए कि इतनी टाइम में ये काम करना है, ओके। फिर एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, ओके। लर्निंग प्रोसेस के अंदर उसका जुड़ाव होना चाहिए बच्चों को, ओके। तो किसी भी सीट के काम और समूह के काम की लगातार निगरानी करे भाई, ओके। यहाँ पर निगरानी भी करना पड़ेगा, ग्रुप वर्क करने को दिया है, सीट वर्क करने को दिया है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, ओके। नियम निर्धारित करें कि छात्र कब बिना किसी व्यवधान के कक्षा छोड़ सकते, ये भी नियम बनाओ कि भाई अगर मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बोलते रहते ना पूरा दिन कि मैम मैं यहाँ पर मतलब कि वॉशरूम जाऊँ, यहाँ जाऊँ, छोटे बच्चे होते हैं वहाँ तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज वो तो मैं भी मतलब कि उसको देखती हूँ, ओके। तो अगर अगर आप पहली कक्षा की बात करो तो क्लास 1 में जो बच्चे होते हैं ना तो बार बार 10-10 मिनट पे आ जाते हैं, मैम वॉशरूम जाना है, मैम पानी पीने जाना है, मैम वॉशरूम। तो यहाँ पर आपको रूल्स बनाने होंगे, नियम्स बनाने होंगे, ओके। कि भाई कब आपको क्लास को छोड़ना है, कितने टाइम के बाद आपको जाना है, अगर आपको मतलब कि वॉशरूम लगी है तो आपको क्या किस तरीके से मतलब कि बताकर जाना है, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पर आपको बताना है, ओके। फिर ऐसा नहीं कि आप पढ़ाते जाओ बच्चे यहाँ से क्लासरूम में से भाग जाए, ओके। तो उसका जुड़ाव भी यहाँ पर होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर नियम भी आपको क्या करने हैं, निर्धारित करने हैं ताकि बच्चे क्लासरूम को छोड़ के फटाफट से भाग ना जाए, ओके। छात्रों के भ्रम को कम करने के लिए एक दैनिक कार्यक्रम रखे, ओके। उनके जो भी मतलब कि कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए आपको
क्या करना है, शेड्यूल बनाना है। ओके, डेली शेड्यूल बना लो। डेली का शेड्यूल वैसे भी होता ही है स्कूल के अंदर, तो अगर आप देखोगे तो टाइम टेबल लगाया हुआ होता है कि कितने भी बजे मतलब कि रिसेस का टाइम है, कितने बजे पढ़ाने का, कौन से मतलब ये कौन सी क्लास चलेगी, कौन से सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। ओके, तो उसका मतलब कि डेली शेड्यूल वहाँ पर होता ही। ओके, तो फिर स्वतंत्र काम दे, दिलचस्प हो। ओके, देखो बच्चों को एंगेजमेंट करना है तो उनको इस तरीके का काम देना चाहिए उनको कि उसको उनके उसके अंदर उसकी रुचि हो। अगर मान लो किसी को ड्राइंग में रुचि ही नहीं है और आप उसको ड्राइंग करने बिठाओगे ना, तो वो कभी भी ड्राइंग अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें बच्चों को दिलचस्प काम देने हैं, उसको फ्रीडम भी देनी। ऐसे नहीं भाई कि चलो भाई बंधन में रख के हम उसको काम करवाएं, इंडिपेंडेंट कर दो बच्चों को कि स्वतंत्र रख के उनको काम करने। कोई भी एक्टिविटीज दे रहा है तो उनको इंडिपेंडेंट रख के ही उनको जिसमें जिस काम करने, जो भी काम करने में उसको रुचि है उसी काम को वहाँ पर देना चाहिए, तभी जाके बच्चे क्या हो जाएंगे, एंगेजमेंट कर पाएंगे। क्लियर। अब देखो टिप्स यहाँ पर दिए कि हाथ में प्रचुर संसाधन, देखो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज उसको दिया जाना चाहिए कि जो छात्र क्षमताओं पर या उससे थोड़ा ऊपर हो, मतलब कि छात्र की जो भी क्षमताएं एबिलिटीज हैं उससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, और मतलब उसको रिसोर्सेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज है ना तब अच्छे से टीचर लर्निंग कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि बच्चों को जब भी जुड़ने को मतलब कि उसको एंगेजमेंट करके रखना है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपनी मतलब कि अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। उसके अंदर बच्चों को जो मतलब बच्चे जुड़ पाए, जुड़े रहें, इस तरीके का कंटेंट आपको यूज़ करना है, मटेरियल्स यूज़ करना है। क्लियर। आगे देखते हैं स्टूडेंट सक्सेस रेट। ओके, अब देखो लेसन से शुरुआत की थी हमने, है ना, लेसन से शुरुआत की थी, अंत कहाँ पर आता है, स्टूडेंट जब सक्सेस हो जाता है। ओके, स्टूडेंट सक्सेस हो जाता है ना। ओके, तो यहाँ से हमने दो तो आपको वैसे भी याद रहेगा, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, बीच में हमने आपको याद करवा दिया लाइट्स, है ना। तो आई का मतलब इंस्ट्रक्शन वैरायटी, टी का मतलब है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब आपका होगा एंगेजमेंट वाला, याद रखना है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से 5 की बिहेवियर आपको याद रह जाएंगे। चले स्टूडेंट सक्सेस रेट की बात करें तो छात्रों को अपने समय का लगभग 60 से लेकर 70% उन कार्यों पर खर्च करना चाहिए जो केवल सामयिक त्रुटियों के साथ सिखाई जा रही सामग्री की लगभग पूरी समझ की अनुमति देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि जब भी बच्चे जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं, ओके, तो उसके अंदर वो मतलब कि बच्चे जो है ना वो अपने समय का कितना, तो यहाँ पर 60 से 70% टाइम वो अपने मतलब कि लर्निंग के अंदर देने चाहिए। ओके, सामग्री को नई सामग्री के लिए आसान चरणों के साथ पूर्व सीखने को प्रतिबंधित करना चाहिए। देखो कोई भी सामग्री है ना उसको मतलब कि पहले की जो भी सामग्री है उसकी मतलब कि प्रायर लर्निंग होके, देखो यहाँ पर न्यू मटेरियल्स को पहले के मटेरियल्स के साथ मतलब कि जोड़ के उसको पूर्व जो भी उसने सीखा हुआ है, ओके, उसको साथ उसको क्या करना, कनेक्ट करके उसको मतलब कि स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपकी स्टूडेंट सक्सेस रेट में क्या आएगा, बच्चे जो है वो 60 से 70% क्या होने चाहिए, अपना टाइम जो है वो उन कार्यों पर खर्च करे जहाँ पर मतलब कि क्या है, सामयिक त्रुटियों के साथ वो, मतलब सामयिक का मतलब होता है कि वो जो भी मतलब ओकेशनल जो एरर्स होती है ओके उसके साथ वो जो भी सामग्री उसको सिखाई जा रही है उसकी लगभग पूरी समझ की वो अनुमति देते हैं। ओके, मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए। ओके, और नई सामग्री के लिए जो भी इजी, जो भी मतलब ग्रेस्प जो स्टेप्स है उसके साथ पहले जो सीखने को प्रतिबंधित करना चाहिए। क्लियर। तो ये थी आपके 5 की बिहेवियर। ओके, अब आते हैं 5 की हेल्पफुल बिहेवियर। ओके, जिसको हम हेल्पिंग बिहेवियर भी कहते हैं। तो देखिए 5 हेल्पफुल बिहेवियर या तो फिर हेल्पिंग बिहेवियर, इसको यहाँ पर हेल्पिंग, ओके, हेल्पिंग बिहेवियर जो है उसके बारे में देखते तो वो भी आपके 5 है। उसमें हमने क्या याद रखवाया था, उसके अंदर हमने आपको याद रखाया था यूज QPT। ओके, यूज QPT इस तरीके से याद रखवाया था। चले यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। ओके, जो भी स्टूडेंट है, ओके जस्ट वेट, ये हवा बहुत तेज चल रही है, आई होप आपकी क्लास मतलब कि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए कोई ना,
स्टूडेंट जो है उनके जो भी आइडियाज हैं, ओके, उनका जो भी योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान देना, ओके, तो उनका जो योगदान है उसका यूज करना है, ओके। बच्चे जो होंगे अब क्लासरूम के अंदर, अब जब भी आप जाओगे सिखाओगे तो बच्चे भी कुछ अपने भी आइडियाज देंगे। जिस तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ तो आप अपने आइडियाज भी मुझे कभी कभी देते हैं कि मैम इसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से याद रह जाए, है ना। तो ये क्या है, आपके आइडियाज है। तो आपके जो भी आइडियाज है और आपका जो योगदान है उसका भी मैं यूज करूंगी, ओके। चलो मान लो कि कोई बच्चों ने, जब मैंने पहली बार एक्शन रिसर्च के जो स्टेप सिखाए थे ना, तो वहाँ पर मुझे पहले मतलब ट्रिक नहीं आती थी, तो उस टाइम कुछ बच्चों ने मुझे याद करवाई कि मैम पा और को याद कर लो। तो ये क्या बच्चों ने आइडियाज़ दिया मुझे, है ना। अब इसी आइडियाज़ को मैंने क्या कर दिया, यूज़ कर दिया। तो यही बात है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन, ओके। उनका जो भी योगदान है, उनका जो भी आइडियाज़ है उसका यूज़ करना है। शिक्षक को मध्यस्थ संवादों का उपयोग करना चाहिए, ओके। यहाँ पर मीडिएट डायलॉग्स का यूज़ करना चाहिए। टीचर का मध्यस्थ का मतलब होता है कि वो यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए, ओके। आवश्यकता अनुसार छात्र प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना। यहाँ पर छात्रों के, स्टूडेंट के जो भी मतलब कि फीडबैक मिल रहा है, उनके मतलब जो भी उनके रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको संशोधित भी करना चाहिए, मॉडिफाई भी करना चाहिए, ओके। अगर उनके मतलब उन्होंने जो आइडियाज़ दिया है उसके अंदर कुछ, ओके, अब ना ये हवा तो ऐसे ही चलती रहेगी भाई, ओके। अब देखो बच्चों ने कोई भी आइडियाज दिया है तो उसको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, तो आप उसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं, चले। उसके बाद अप्लाई, अगर आपको उसके आइडियाज़ को अप्लाई करना है तो अभी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने पावर को अप्लाई किया था, ओके। उसके बाद संशोधित करना, ओके। फिर कंपेयर करना, ओके। आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, लागू भी कर सकते हैं, ओके। तो ये समराइज करना, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप उसको कर, समराइज का मतलब सारांशित करना, ओके। उसको शॉर्ट में बनाना मतलब होता है तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं उनके आइडियाज़ को। तो इस यहाँ पर होती है। तो बच्चे जो भी आइडियाज़ देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, ओके, मतलब उनका योगदान देते हैं, तो उसके अंदर हम ये सारे काम कर सकते हैं। अब उन्होंने जो भी आइडियाज़ दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, ओके, उसको हम स्ट्रक्चरिंग करेंगे। स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, शिक्षकों को सीखी गई सामग्री को सुदृढ़ करना चाहिए और इसे नई सामग्री के संबंध में रखना चाहिए। देखो, पहले वाली सामग्री को नई वाली सामग्री के साथ मतलब रिलेट करके हम क्या करते हैं, सिखाने की मतलब की कोशिश करें, उनको रीइंफोर्स करते हैं बच्चों को के सीखने के लिए, कि भाई पहले वाली जो सामग्री थी उसके साथ नई सामग्री को जोड़कर हम क्या करते हैं, उसको बच्चों को मतलब कि रीइंफोर्स देने की कोशिश करते हैं। शिक्षकों को जो आना है उसका संगठित पाठ देना चाहिए, जो पढ़ाया गया है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं कि भाई पहले पढ़ा दिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन जब क्लासरूम के अंदर हम करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके का होता है कि अगर अगले दिन आपने जो भी पढ़ा है वो दूसरे दिन आप उसको बच्चों को सिखाएंगे तो वो पहले वाला नॉलेज हो गया, उसके साथ आप नए वाले नॉलेज को जोड़ते हैं और बच्चों को यहाँ पर हेल्प करते हैं सीखने के अंदर। क्लियर हो गए स्ट्रक्चर, उनके आइडियाज़ को भी लिया, कंट्रीब्यूशन को भी लिया, ओके। और साथ ही साथ हमने जो पुरानी वाली जो सामग्री थी उसके अंदर इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया, मतलब कि स्ट्रक्चरिंग कर दिया, ओके। और बच्चों को पढ़ाया, सिखाया, ओके। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ओके। और उन प्रश्नों को शामिल करना सुनिश्चित करें जिनमें अधिक सोच और समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। अब देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन का यूज़ करना है जहाँ पर बच्चे मतलब कि उसके सामने एक समस्या के रूप में ही क्वेश्चन हो और उसका वो सॉल्विंग खुद से ही कर पाए, अच्छे से कर पाए, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी करना होता है और इस तरीके से कि उनका थिंकिंग लेवल है वो भी बढ़े, ओके। वो अपनी कॉग्निटिव का यूज़ करे, संज्ञानात्मक चीज़ों का भी यूज़ करके वो भी खुद से भी मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, ओके। तो ये है क्वेश्चनिंग। उसके बाद आगे देखते हैं प्रॉबिंग, ओके। प्रॉबिंग में क्या करेंगे, पूछताछ, जांच करना, ओके। छात्रों को उनके विचारों के बारे में विस्तार से बताकर छात्रों की प्रतिक्रियाओं का अधिक लाभ उठाए, ओके। देखो, यहाँ पर उन्होंने जो भी आइडियाज़ दिए हैं, उन्होंने जो भी मतलब कि विचार दिए हैं उसके बारे में उसको डिटेल्स में बताओ कि आपने जो आइडिया दिया है उसके अंदर हम ये काम कर सकते हो, इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। तो बच्चों ने जो भी आइडियाज़ दिए हैं उसको क्या करना है, आपको इलेबोरेट करना है, ओके।
और उनकी जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उसका भी मतलब आपको क्या करना है, लाभ उठाना है। ओके, यहाँ पर देखो स्पष्टीकरण प्राप्त करे, स्पष्टता दे, मतलब कि उसको पूछो कि भाई तुमने जो आइडियाज़ दिया उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसको डिटेल्स में बताओ, तो बच्चे यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताएंगे। ओके, फिर अतिरिक्त जानकारी मांगिए। ओके, उसके पास मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगिए। ओके, डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करें, चर्चा को पुनर्निर्देशित करें। ओके, डिस्कशन करो, रीडायरेक्टिंग करो। ओके, डिस्कस करके रीडायरेक्टिंग करके मतलब कि इनको पूछो कि क्या मतलब ये होता है तो उसका मतलब क्या हो सकता है। ओके, तो जो भी आइडियाज़ देते हो उसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करो। ओके, जैसे कि होता है ना कंपनियों में कि मान लो कि मैनेजर है, उसने अपने मतलब कि बॉस को कोई आइडियाज़ दिया तो बॉस उसको डिटेल्स में पूछेंगे कि इसको कैसे मतलब यूज़ किया जाएगा, इसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। ओके, तो ये पूरी जानकारी डिटेल्स में लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रॉबिंग। प्रॉबिंग में अंदर हम जांच करते हैं, उन्होंने जो आइडियाज़ दिए हैं उसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हाँ उन्होंने जो आइडियाज़ दिया है उसके लिए वो कितना क्लियर है, वो कितना मतलब वो कितना जानता है। ओके, ये बात है। ओके, उसके बाद है टीचर अफेक्ट। अब आते हैं टीचर अफेक्ट। ओके, ओके, यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से बताए जाने के बजाय सामग्री को खोजने में छात्र की सहायता करें। ओके, आपको डायरेक्टली उसको बता नहीं देना है कि आपका आइडियाज़ है वो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, आपको कुछ नहीं बताना, वो खुद से ही बताएगा। ओके, उसको मतलब कि उस आइडियाज़ के बारे में जो भी उसने आइडियाज़ दिया है उसके बारे में वो डीपली नॉलेज ले, डीपली नॉलेज गेन करे, उसमें आपको हेल्प करनी है। ओके, टीचर अफेक्ट। टीचर अफेक्ट मतलब शिक्षक का प्रभाव क्या होना चाहिए, मतलब कि उत्साह होना चाहिए टीचर के अंदर, मतलब कि जो भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। देखो, डेवलप द टीचर लर्नर रिलेशनशिप बाय यूज ऑफ एंथुसियाज्म। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि टीचर लर्नर्स रिलेशनशिप होती है। ओके, टीचर और शिक्षक और छात्र की, ऐसा नहीं टीचर बोलता है बोल और बोल ही ना पाए, ऐसा नहीं। टीचर के साथ तो बच्चा भी कम्युनिकेशन करना चाहिए, आवाज और गति में परिवर्तन लाना चाहिए। ओके, फिर हाव भाव, नेत्र संपर्क में परिवर्तन, इशारों, कोई भी आई कांटेक्ट करते हैं तो आई कांटेक्ट से भी बच्चे समझ जाने चाहिए। ओके, इस तरीके का टीचर होता है, मतलब टीचर का यहाँ पर प्रभाव होना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध विकसित करना। ओके, मतलब कि टीचर लर्नर रिलेशनशिप को यहाँ पर डेवलप करने की बात है, तो इसको डेवलप कैसे तरीके से आप मतलब कि अलग अलग वॉइस से होंगे, अलग मतलब जैसे कि मैंने पोएम का आपको एग्जाम्पल दिया था ना, हम होंगे कामयाब वाला, हाँ उसी तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि बच्चे भी आपसे अफेक्ट हो और बच्चे भी अच्छे से सीख पाए। ओके, तो यहाँ पर टीचर जो भी टीचर और लर्नर जो है उनकी रिलेशनशिप को डेवलप करने की बात आती है। ओके, तो ये सारे थे आपके 5 हेल्पफुल बिहेवियर। ओके, तो इसके लिए हमने क्या मतलब कि क्या कीवर्ड क्या बनाया हुआ था इसका, तो इसका कीवर्ड हमने यूज QPT। ओके, यूज QPT। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, यू का मतलब है यूजिंग आइडियाज। ओके, स्टूडेंट के जो भी आइडियाज है उसको यूज करना है, फिर उसको स्ट्रक्चरिंग करना है, क्वेश्चन पूछना है, उसको प्रॉबिंग मतलब कि डिटेल्स में उसके बारे में जानकारी लेनी, और फिर टीचर अफेक्ट की बात आ जाती है। क्लियर, आई होप आपको ये पांचों के पांचों याद रह गए होंगे। चलिए अगेन हम देख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए। 5 की बिहेवियर, जो टीचर यहाँ पर टीचर का रोल होता है। ओके, सबसे ज़्यादा होता है। 5 हेल्पिंग बिहेवियर है जहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ओके, स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, इसको उनके आइडियाज़ वगैरह लेते हैं तो वो इन्वॉल्व हो गए तभी तो आइडियाज़ देंगे ना, इसीलिए। ओके, तो लेसन क्लियरिटी, हमने यहाँ पर लाइट्स को याद रखा था। लेसन क्लियरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। ओके, और फिर 5 हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर हमने यूज QPT को याद रखा है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चरिंग करना, फिर क्वेश्चनिंग करना, प्रॉबिंग करना और टीचर अफेक्ट। ओके, आई होप आपको ये सारे याद रह गए होंगे। चले अब चलते हैं PYQs की ओर। ओके, थोड़े से PYQs कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए किस तरीके से NTA आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछते हैं। ओके, चले
तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने है, लगाइए आंसर। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण है। ओके, यहाँ पर इफेक्टिव टीचर का की बिहेवियर की बात हो रही है। देखो यहाँ पर एक बात याद रख लो दोस्तों कि जब भी आप क्वेश्चन यहाँ पर करोगे ना तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा। ओके, और हिंदी में अगर आप इसको करने जाओगे तो आप मतलब बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करने। ओके, तो की बिहेवियर के बारे में बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर की बिहेवियर में हमने क्या याद रखा था, लाइट्स को याद रखा था, है ना, लाइट्स को याद रखा था। लेसन है यहाँ पर कहीं पर भी बिल्कुल है ये वाला लेसन क्लैरिटी। ओके, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी बिल्कुल ये भी है। ओके, टी का मतलब है टीचर टास्क ओरिएंटेड, क्या टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, बिल्कुल है, ये बी वाला है। ओके, उसके बाद ई है, ई क्या था आपका यहाँ पर एंगेजमेंट था, और एस क्या था, एस था आपका सक्सेस, मैंने याद करवाया था, लेसन से लेकर सक्सेस, स्टूडेंट को सक्सेस करते हैं। ओके, तो ये था आपका की बिहेवियर के अंदर। तो ये एस किसका है, सक्सेस का है, स्टूडेंट सक्सेस का है। ओके, तो ये आपको याद करवाया था। तो यहाँ पर आपके कौन से ये वाले तीन हैं। ओके, टीचर, इंस्ट्रक्शन और लेसन क्लैरिटी। ओके, प्रॉबिंग और स्ट्रक्चरिंग किस में आता है, प्रॉबिंग और स्ट्रक्चरिंग आपका आता है हेल्पिंग। ओके, ओके, हेल्पिंग के अंदर आता है। क्लियर, तो बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको यहाँ पर आंसर आपके सही हुए होंगे। ओके, और जिन बच्चों का थर्ड आंसर आया है उनको बहुत बहुत बधाई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, इसका आंसर करिए सब लोग। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स डेवोट टू लर्निंग इन द क्लासरूम। मतलब कि एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस के अंदर वो क्या बताता है कि कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर्मल वेरस समेटिव असेसमेंट इज इनफॉर्मल। ओके, चले, फॉर्मेटिंग असेसमेंट है वो फॉर्मल है और समेटिव है वो क्या है, इनफॉर्मल है। बताइए इसका आंसर। चले फटाफट से आंसर करना है इसका। ओके, चलो, तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। पहला वाला तो आपका ट्रू है, एंगेजमेंट के लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो भी हम एंगेजमेंट मतलब कि बच्चों का यहाँ पर जुड़ाव दिखा जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में, मतलब कि यहाँ पर जो भी टाइम जो होता है स्टूडेंट का जो टाइम होता है वो अमाउंट होता है। ओके, तो ये बात हम एंगेजमेंट होता है ना, मतलब कि वो यहाँ पर क्या होता है भाई, जुड़ाव उसका होना चाहिए, है ना। हमने यही बात की था एंगेजमेंट के अंदर। देखो मैं यहाँ पर आपको ले चलती ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, देखो यहाँ पर एंगेजमेंट के अंदर हमने बताया था कि जो भी मतलब कि नियम वगैरह हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, मतलब कि क्या बोलते हैं, निर्धारित करने पड़ेंगे, है ना। क्लासरूम के अंदर बच्चे मतलब कि जुड़े रहें और काम कर रहे हैं। ओके, काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वो काम कर सके। ओके, इसकी बात यहाँ पर हो रही, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, आपका पहला वाला जो ऑप्शन था वो सही था, स्टेटमेंट 1 है वो आपका सही है। ओके, ओके, चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या है। दूसरा स्टेटमेंट जो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, फॉर्मेटिव जो होता है वो फॉर्मल नहीं होता है, वो इनफॉर्मल होगा। ओके, निर्माणात्मक जिसको बोलते हैं, संकलनात्मक जो होता है, समेटिव होता है, वो आपका इनफॉर्मल नहीं होता है, वो फॉर्मल होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा क्रॉस है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चले उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ फटाफट से, क्लास मतलब कि पूरी करनी पड़ेगी बिकॉज मतलब हवा जो है बहुत तेज चल रही है, ताकि इसीलिए आपको मतलब कि यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है। चलिए मैन, यहाँ पर देखो की बिहेवियर की बात हो रही है। चले तो कौन सा है की बिहेवियर का, यहाँ पर देखो की बिहेवियर में हमने क्या याद रखा था, लाइट्स को याद रखा था, है ना। लाइट्स को लिसन वाला है नहीं है। ओके, आई इंस्ट्रक्शन वाला है, बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शन वाला नहीं है। टी टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, बिल्कुल है, तो सी वाला सही हो जाएगा। ई एंगेजमेंट नहीं है कहीं पर भी। एस स्टूडेंट जो स्टूडेंट का जो सक्सेस है वो भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला सी इज द करेक्ट आंसर, और ये सारे जो बाकी के हैं वो आपके क्या है,
हेल्पिंग है। ओके, हेल्पिंग, हेल्पिंग में याद रखा था ना हमने, क्या याद रखा था हेल्पिंग के अंदर, बताओ, हेल्पिंग के अंदर क्या याद रखा था भाई, यूज QPT, है ना। तो यहाँ पर देखो यूजिंग वाला है, बिल्कुल है हेल्पिंग के अंदर, है ना। फिर एस का मतलब था स्ट्रक्चरिंग, तो स्ट्रक्चरिंग है। ओके, क्यू है, क्यू नहीं है, पी भी नहीं है, टी का मतलब हमने बताया था टीचिंग अफेक्ट, है ना, टीचर अफेक्ट। तो क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। और जिन बच्चों ने मतलब ये वाला मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ओके चले। तो सी इज द करेक्ट आंसर, जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, जोड़ मिलाना है, फटाफट से जोड़ मिलाइए। पहला वाला है लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शन इन लर्निंग, ओके, एंगेजमेंट लर्निंग और स्टूडेंट सक्सेस। चलिए, की बिहेवियर दिया है और उसका डिस्क्रिप्टिव फीचर दिया है कि उसके अंदर क्या होता है, चलिए बताइए। तो पहला वाला है छात्रों के अवबोधन की आवृत्ति एवं उनके द्वारा अभ्यासों का सही तरीके से पूरा करना। ओके, उसके बाद एक कक्षा में छात्रों द्वारा अधिगम हेतु निष्ठापूर्वक लगाए गए समय की मात्रा। ओके, उसके बाद है पाठ प्रस्तुति की अवधि में शिक्षक के वाक्य प्रस्तुति की नम्यता। और फिर है आपका सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुति। चलिए, क्या आएगा इसके अंदर बताइए, फटाफट से आंसर करना। ओके चलो, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट है। देखो ए के अंदर फट जाएगा, लेसन की क्लियरिटी कहाँ पर होगी, जब हम डायरेक्टली ऑडियोबल डिलीवरी ऑल स्टूडेंटों के सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुति करेंगे, है ना। वाक्य प्रस्तुति वहीं पर तो करते हैं जब लेसन हम मतलब कि लेसन देते हैं बच्चों को, है ना, तो वही बात है। ओके, पाठ पढ़ाते हैं उसी की बात हो रही। ओके, इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा क्या जाएगा कि अवधि में शिक्षक के वाक्य प्रस्तुति की नियमितता। ओके, यहाँ पर अलग अलग तरीके की मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम उसको प्रेजेंटेशन करते हैं लेसन को, कि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर, उसके बाद है एंगेजमेंट इन लर्निंग। ओके, तो सी के अंदर क्या जाएगा, 2 नंबर जाएगा आपका कि छात्रों द्वारा अधिगम हेतु निष्ठापूर्वक लगाए गए। एंगेजमेंट में हमने यही बात की ना, बच्चे जुड़ते हैं, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर वो जुड़े रहे, तो अपना टाइम यहाँ पर पढ़ने में लगाए। ओके, तो उनकी जो समय की मात्रा है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चे जुड़ेंगे, तब यहाँ पर निष्ठापूर्वक वो मतलब पढ़ पाएंगे, है ना। उसके बाद स्टूडेंट सक्सेस की बात आती है, तो अवबोधन की आवृत्ति एवं उनके द्वारा अभ्यासों का सही तरीके से पूरा करना। ओके, कंप्लीट करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज को वो कंप्लीट करता है, अंडरस्टैंड करता है, तभी जाके वो सक्सेस हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक अध्यापक द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुत की परिवर्तनशीलता अथवा नम्यता को किस रूप में जाना जाता है, चलिए बताइए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ रही है, वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ रही है। चलिए, अब तो आना चाहिए आपको, अभी अभी जस्ट अभी मतलब कि हमने ये बात बताई है। चलिए, ओके, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो भी अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं उसके अंदर हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। क्लियर, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुसंधान साक्ष्य के आधार पर कई प्रमुख व्यवहारों के साथ साथ शिक्षण की प्रभावशीलता के सहायक व्यवहार दिए गए। सहायक व्यवहार मतलब कि हेल्पफुल बिहेवियर की बात हो रही है। ओके, तो देखो ये वाले हेल्पफुल बिहेवियर दिए गए, उन्हें पहचाने जो प्रमुख व्यवहार है और कोड से चयन करके अपना उत्तर इंगित करें। चलो, यहाँ पर आपको क्या करना है कि की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर दिए हुए हैं, यहाँ पर उनमें से आपको ढूंढना है किसको है, प्रमुख व्यवहार को, मतलब कि यहाँ पर आपको की बिहेवियर्स को ढूंढना है। तो चलिए की बिहेवियर्स को याद कर लो। अगेन आपको क्या है, लाइट्स। ओके, लाइट्स को याद कर लो। क्या लेसन क्लैरिटी की बात है, बिल्कुल है, इसी वाले में। आई इंस्ट्रक्शनल की कहीं पर भी बात है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये वाला नहीं है। टी टीचर ओरिएंटेड टास्क की बात कहीं पर है भाई, टीचर ओरिएंटेड टास्क की बात। ओके, उसको अभी रहने दो, फिर जाके आगे बाद में बात कर। देखो स्ट्रक्चरिंग वाला तो हेल्पफुल में आ जाता है, तो ये वाला गया। क्वेश्चनिंग हेल्पफुल में आता है, ये गया। प्रॉबिंग हेल्पफुल में आता है, वो गया। एंगेजमेंट है क्या, बिल्कुल है एंगेजमेंट, ये वाला है। एस है आपका स्टूडेंट, क्या है, स्टूडेंट सक्सेस रेट कब होगा, स्टूडेंट देखो यहाँ पर रेट स्टूडेंट दे दिया है, वर्ड्स को पकड़ोगे तभी पता चल जाएगा। ओके, वह दर जिस पर छात्र असाइनमेंट और अभ्यास को समझते हैं और सही ढंग से समझते हैं। क्लियर,
तो ये वाला भी है। ओके, तो यहाँ पर CEF फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे आंसरों को करना है अच्छे से। अगर याद कर लिया ना की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर को, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ। व्यवहार निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षा में योगदान देने वाला प्रमुख व्यवहार है? चलो, की बिहेवियर की बात है। ओके, देखो, समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय स्टूडेंट। ओके, जो भी छात्र द्वारा कही गई बातों का संक्षिप्त में वर्णन करना। देखो, समराइज कहाँ पर करते हैं? हेल्पफुल में करते हैं ना, जो भी आइडियाज देते हैं वो लोग, है ना, उसके अंदर करते। तो ये वाला गया। छात्रों को उत्तर के बारे में विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करना। आप देखो, बच्चे जो भी मतलब कि अपने आइडियाज देते हैं उसको विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करना कहाँ पर आता है? वो भी आपका प्रॉबिंग के अंदर आता है ना, मतलब कि हेल्पफुल में आता है। तो ये भी गया आपका। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पूछताछ का उपयोग करना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग करना। ओके, उसके बाद देखो, तो ये वाला भी आपका गया। एक तार्किक चरण दर चरण प्रस्तुति में अवधारणाओं की व्याख्या करना। ओके, जो भी मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बताया है, क्या है? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ये भी हमने कहाँ पर पढ़ा था? पहले वाले में, लेसन प्लान के अंदर पढ़ा था। ओके, लेसन प्लान के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन मतलब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? चलो, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बताइए, मुख्य व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान करें जो शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करती है। चलिए, यहाँ पर बस यही बात है, आपको की बिहेवियर बताने हैं। ओके, लाइट्स को बताना है। किसको बताना है? लाइट्स को बताना है कि हाँ, लेसन क्लैरिटी है, बिल्कुल है ये वाला। उसके बाद आई को देखो, कहीं पर भी आपको आई वाला कहीं पर भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, टी वाला टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यस बिल्कुल है। फिर ई एंगेजमेंट, बिल्कुल है। ओके, ये वाला तो था। स्टूडेंट सक्सेस रेट है, कहीं पर भी नहीं है। क्वेश्चनिंग कहाँ पर आएंगे? हेल्पिंग में आएगा। ओके, हेल्पिंग में आएगा। फिर प्रॉबिंग कहाँ पर आएगा? हेल्पिंग में आएगा। ओके, क्लियर? तो बाकी के 3 हैं ADE। ओके, ADE कौन से? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखो, इंग्लिश वर्ड याद रखना ताकि क्वेश्चन इजीली आप फटाफट कर पाओगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान प्रमुख व्यवहार के रूप में की गई है जो प्रभावी शिक्षण में योगदान दे रहा है? यहाँ पर भी की बिहेवियर्स की ही बात हो रही। लगा लो लाइट्स को। ओके, लगा लो लाइट्स को। लेसन क्लैरिटी बिल्कुल है। इंस्ट्रक्शन वैरायटी बिल्कुल भी है। ओके, अब देखो इसको मतलब कि यहाँ पर ओके, टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, नहीं है? चलो, इसको निकालो। एंगेजमेंट है, बिल्कुल एंगेजिंग इन लर्निंग प्रोसेस। ओके, स्टूडेंट आपका सक्सेस रेट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ABD। कहाँ पर है ABD? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, कंट्रीब्यूशन किस में आएगा? हेल्पिंग में आएगा। ओके, हेल्पिंग में। और स्ट्रक्चरिंग भी किस में आएगा? हेल्पिंग में आएगा। क्लियर? चलो, ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद एक ही क्वेश्चन है। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? चलिए बताइए, की बिहेवियर कौन सा है? तो अगेन याद रख लो, देखो सबसे ज्यादा की बिहेवियर से ही क्वेश्चन आए। ओके, लाइट्स को याद रख लो। लेसन क्लैरिटी है कहीं पर भी? तो लेसन के बारे में क्या कहीं पर भी कुछ भी बताया है? देख लो। उसके बाद देखो, आई मतलब क्या होता है आपका? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। ओके, यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहीं से समझते हैं। ओके, एनकरेज स्टूडेंट टू एलिब्रेट देयर ओन आंसर और देयर टू अदर स्टूडेंट्स। छात्रों को अपने स्वयं के उत्तर या अन्य छात्रों को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करना। किसमें आता है? उनके जो भी आइडियाज होते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं, उसको विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित कहाँ पर करते हैं? प्रॉबिंग में, है ना, प्रॉबिंग में। तो ये किस में जाएगा? हेल्पिंग में जाएगा। क्लियर? उसके बाद है, एक छात्र द्वारा बताई गई बातों को सारांशित करना। बच्चे जो भी बात बताएंगे, बच्चे के रिलेटेड जो भी आ जाएगा ना, वो सारा हेल्पिंग में आ जाएगा। ओके, उसको समराइज करते हैं ना हम, तो वो किस में आएगा? हेल्पिंग में आ जाएगा। ओके, शिक्षार्थियों के विचारों को स्पष्ट करना जो समझ के विभिन्न स्तरों पर हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है कि उनके जो भी मतलब कि विचार हैं स्टूडेंट के। ओके, तो उन विचारों को स्पष्ट करना, ये भी हम तो प्रॉबिंग में ही करते हैं ना, उनके विचारों को स्पष्ट करते हैं। तो ये भी आपका हेल्पिंग में जाएगा, है ना। तो अब आपके पास क्या आंसर रहता है?
तो सॉरी, यहाँ पर आपका पूछा क्या गया है, वेट, ओके, की बिहेवियर, ओके, सॉरी, यहाँ पर देखते हैं मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंस, ओके, तो अलग अलग लेवल पर अंडरस्टैंड करना, वेट, ओके, जस्ट वेट, इसको मैं चेक करती हूँ, तब तक आप लोग आंसर करें। ओके, तो यहाँ पर आपका मतलब कि ये जो वाला है ना हेल्पिंग, ओके, तो ये वाला मतलब कि आपका क्या आ जाएगा, ये भी हेल्पिंग में ही आएगा, ओके, और उसके बाद है टीचर गिव्स कमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, शिक्षक ये बताने के उद्देश्य से टिप्पणी देते हैं कि क्या आना है, ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा बताओ, चलो फटाफट से बताओ। मैं इसका आंसर एक बार अगेन मतलब कि कंफर्म कर देती हूँ, ओके, जस्ट वेट। तब तक आप लोग आंसर करिए, ओके, ओके, यस, ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये शिक्षक के बताने के उद्देश्य से टिप्पणी देते हैं कि क्या आना चाहिए, तो ये आपका ये प्रॉबिंग में आता है कि वो बताता है कि क्या आना चाहिए, ओके, तो ये हेल्पिंग में जाएगा, ओके, ये हेल्पिंग में जाएगा। और ये जो बात हो रही है ना, तीसरे वाली जो बात हो रही है वो किस में हो रही है, देखिए बता देती हूँ, इसको भी क्लियर कर लेते, ओके, बिकॉज परफेक्टली क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, ओके, इसको ना हमने यहाँ पर लेसन के अंदर हमने बताया था कि ऑल लेवल के अंदर है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो अलग अलग स्तरों में है ना, ऑल लेवल की बात हो रही थी जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए ऑल लर्नर्स, है ना, तो यहाँ पर इसीलिए मेकिंग आइडियाज क्लियर की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर उनके जो विचार है ना उसको स्पष्ट करने की बात है जो विभिन्न स्तरों पर हो सकते हैं, तो अलग अलग लेवल की यहाँ पर डिफरेंट लेवल की बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो ये आपका लेसन क्लैरिटी के अंदर हमने बात की थी, इसी वजह से यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके, तो यहाँ पर थर्ड आंसर जिन बच्चों ने दिया है बिल्कुल भी सही है, ओके, तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन विशेषताओं को पहचाने जो एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए व्यवहार में मदद करने में श्रेणी में आते हैं। हेल्पफुल बिहेवियर की बात हो रही, हेल्पिंग बिहेवियर की बात हो रही, हेल्पिंग में क्या याद रखा था बताओ, यूज QPT, याद कर लो, यूज QPT, यूजिंग आइडिया कहीं पर है, स्टूडेंट आइडिया, यस, सी वाला, फिर ऐसे स्ट्रक्चरिंग करना बिल्कुल भी है, क्यों क्वेश्चनिंग करना नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पी प्रॉबिंग, ओके, प्रॉबिंग कहीं पर भी दिया है, बिल्कुल दिया है, फिर टी का मतलब क्या था हमारा, यहाँ पर टीचर अफेक्ट नहीं है, ओके, तो यहाँ पर ACD इज द करेक्ट आंसर, ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, जबकि स्टूडेंट सक्सेस रेट है किस में आएगा आपका, की बिहेवियर में आ जाएगा, ओके, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी किस में आएगा, की बिहेवियर में आएगा, ओके, तो यहाँ पर ACD इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई, ओके, तो चलिए दोस्तों ये थे आज की आपका एक टॉपिक कॉन्सेप्ट था, प्लस आपके PYQs भी मैंने करवाए, ओके, और किस तरीके से आंसर को करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, ये भी मैंने साथ ही साथ आपको सिखा दिया, ओके, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे
सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, और आज आपके मतलब क्लास में बैकग्राउंड में अगर कोई भी वॉइस आई है तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं इस मतलब कि इस कंडीशन में हूँ कि क्लास भी अगर मैं मतलब रूम के अंदर लूँगी ना तो बच्चे बाहर शोर करते हैं ना, इसी वजह से। ओके, तो छत पे आकर मैंने आज आपकी क्लास ली है, बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे, इसी वजह से मैंने ये क्लास ली है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।